हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साउथ सिटी PCMB। मैं अजीब शमीम, आपका दोस्त, आपका मेंटर, मैथ्स की एक नई क्लास के साथ आपके सामने हाजिर है। हम लोगों ने 5 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया है। आप लोगों ने जब क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आप लोग देख रहे होंगे बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बन जा रहे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 6, जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। यहाँ से आज से हमारी एक तरह से देखा जाए तो डिटेल्ड ज्योमेट्री शुरू हो रही है। जो चैप्टर हमारा लास्ट था, जो इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री था, वो भी ज्योमेट्री का ही हिस्सा था, लेकिन हम उसको प्रॉपरली ज्योमेट्री नहीं कह सकते क्योंकि हमने उसमें कोई ऐसा ज्योमेट्रिकल काम नहीं किया था। हमने उसमें सिर्फ थ्योरी पढ़ी हुई थी और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी किए हुए थे। लेकिन आज से हमको क्या करना है कि आज से हमारे ज्योमेट्री शुरू हो रही है। तो अब आज से लेके कुछ चैप्टरों तक हमारी ज्योमेट्री चलेगी। ज्योमेट्री भी कई तरह की होती है, कई तरह का मतलब होता है, कई डायमेंशंस में होती है। डायमेंशंस का मतलब 1 डायमेंशन, 2D, 3D। जो आज हमारी चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है लाइन्स एंड एंगल्स, ये 1D ज्योमेट्री है। क्या है? 1D ज्योमेट्री, जैसे 1 डायमेंशनल ज्योमेट्री जिसको बोला जाता है। अब बात ये उठती है कि ये 1D या 2D या 3D में जो डायमेंशन वर्ड आता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि हमको किसी ऑब्जेक्ट का कितना डायमेंशन दिख रहा है, या हम किस जो हम ऑब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं वो कितने डायमेंशन की स्टडी कर रहे हैं। मतलब अगर हम सिर्फ एक डायमेंशन की या एक सिर्फ लेंथ की या सिर्फ ब्रेथ की स्टडी कर रहे हैं या सिर्फ थिकनेस की ही स्टडी कर रहे हैं तो उसको बोला जाता है 1D। अगर हम 2 डायमेंशन की स्टडी कर लें, मतलब या लेंथ और ब्रेथ को एक साथ ले लें, ब्रेथ को या हाइट को एक साथ ले लें, थिकनेस या लेंथ को एक साथ ले लें, तो जब 2 पैरामीटर्स हम साथ में ले लेते हैं तो उसको बोला जाता है 2D। और जब तीनों पैरामीटर्स यानी लेंथ, ब्रेथ, हाइट, हम तीनों को एक साथ लेके स्टडी करते हैं तो उसको बोला जाता है 3D। जैसे आज के टाइम पे हम लोग मूवीज वगैरह भी देखते हैं तो वो भी अब किस में आने लगी है? 3Ds में आती है। 2D भी होती है और 3D भी होती है। 2D में क्या होता है कि हमको सिर्फ 2 डायमेंशन दिख रही होती है। जैसे आप अभी मुझे देख रहे होंगे तो आप मुझे अभी सिर्फ 2D में देख रहे हैं, या हमारे पीछे जो बोर्ड लगा हुआ है इसको आप सिर्फ 2D में देख रहे हैं। क्यों 2D में देख रहे हैं? क्योंकि आपको सिर्फ इसके 2 डायमेंशन दिख रहे हैं। पहला डायमेंशन क्या है? ये जो लेंथ है इसकी, है ना, ये जो लेंथ है, ये जो ब्रेथ है, सॉरी, ये जो ब्रेथ है वो आप देख रहे हैं, और ये जो लेंथ है ये आप देख रहे हैं। सिर्फ 2 चीज दिख रही, लेकिन इसकी थिकनेस आपको नहीं दिख रही होगी। इसकी थिकनेस आपको नहीं दिख रही होगी। अगर थिकनेस भी दिख जाती तो ये 3D हो जाता, लेकिन अभी आपको सिर्फ 2 डायमेंशन दिख रही है। एक ये ऊपर वाली ब्रेथ और ये एक लेंथ, 2 है ना, एक ये ऊपर वाली और एक ये जो नीचे आ रही है, बस। इसके अलावा आपको कोई और डायमेंशन नहीं दिख रही है। अगर दिख रही होती तो ये 3D हो जाता। समझ में आ गया होगा आपको कि 1D क्या होता है, 2D क्या होता है, 3D क्या होता है। 1D की बात करूं अगर मैं, तो आपको अगर ये सिर्फ एक मार्कर दिख रहा है, आपको अगर ये सिर्फ एक मार्कर या इससे भी पतला कोई ऑब्जेक्ट में ले लूं और उसकी सिर्फ आपको ये दिखे, सिर्फ लेंथ दिखे, सॉरी सिर्फ ब्रेथ दिखे, सिर्फ उसकी क्या दिखे, ब्रेथ दिखे, तो उसको क्या कहा जाएगा? 1D। जैसे हम एक लाइन बनाते हैं, जैसे मैंने क्या किया, ये एक लाइन बनाई, तो ये एक लाइन बनाई, तो लाइन क्या है? 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। लाइन क्या है? 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। क्या? क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ आपको ब्रेथ दिख रही है। या अगर दूसरी लैंग्वेज में कहा जाए तो लाइन की सिर्फ आपको क्या दिख रही है? लेंथ। लाइन की आपको क्या दिख रही है? सिर्फ लेंथ दिख रही है। तो जब एक ही डायमेंशन आपको दिख रहा होता है तो उसको कहते हैं 1D। मान लीजिए आपको 2 डायमेंशन दिख रहा होता है या 2 पैरामीटर दिख रहे हैं, तो जैसे हम रेक्टेंगल बनाए तो इस चीज को हम लोग बोल दिए लेंथ और इसको चीज को बोल दिए ब्रेथ, इस चीज को बोल दिए ब्रेथ बोल दिए, ठीक। तो यहाँ पे आपको 2 डायमेंशन दिख रहा है, 2 पैरामीटर दिख रहे हैं, एक लेंथ दिख रहा है और एक ब्रेथ दिख रहा है। तो इस चीज को क्या बोलेंगे? 2D ऑब्जेक्ट, या 2D की हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हमको लेंथ दिख रही है, यहाँ पे हमको सिर्फ लेंथ दिख रही है, तो सिर्फ एक ही पैरामीटर या एक ही डायमेंशन दिख रही है, तो इसको बोलेंगे 1D, इसको बोलेंगे 2D। अब बात उठती है कि 3D क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग एक क्यूबॉइड बना दें, हम लोग क्या करें, एक क्यूब या क्यूबॉइड बना दें, ये बना दिया, तो इसमें देखिए हमको लेंथ भी दिख रही है, इसमें हमको ब्रेथ भी दिख रही है और इसमें हमको हाइट भी दिख रही है। इसमें हमको तीनों पैरामीटर्स दिख रहे हैं। तो इस तरह का जो ऑब्जेक्ट होता है, इस तरह की ज्योमेट्रिकल फिगर होती है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? 3D। उसको हम लोग क्या कहते हैं? 3D। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि 1D किसको कहते हैं, 2D किसको कहते हैं और 3D किसको कहते हैं, है ना। वैसे आप लोग को ये चीज क्लियर भी होगी पहले से, क्योंकि क्लास 7th और 8th में ये चीज पढ़ा दी जाती है अच्छे से। लेकिन हमारा जो चैप्टर है लाइंस एंड एंगल, ये है 1 डायमेंशनल की स्टडी।
ये है वन डायमेंशनल की स्टडी। क्यों? इसमें देखिए पहला चीज क्या लिखा है, लाइंस। तो लाइन क्या बताई अभी मैंने, लाइन क्या है, वन डायमेंशनल। फिर क्या है, एंगल्स। दो लाइन के बीच में एंगल आएगा तो एंगल भी क्या होता है, वन डायमेंशनल ही होता है। एंगल भी क्या होता है, वन डायमेंशनल भी होता है। तो इसलिए जो हमारा पहला चैप्टर है ज्योमेट्री का, ये 1D है। हम लोग 2D भी पढ़ेंगे, हम लोग 3D भी पढ़ेंगे। जब आगे चल के हम लोग क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, इन सब के बारे में पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3D। जब रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, इन सब के बारे में पढ़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा 2D। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। आज हमारी ये पहली क्लास है इस चैप्टर की। तो आज जितने भी हमारे टॉपिक होंगे, जो भी हम आज डिस्कस करेंगे, वो एक तरह से समझ लीजिए हम लोग रिवाइज कर रहे हैं जो हम लोग क्लास 8th में या 7th में पढ़ के आए हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इसका काम क्लास 9th में नहीं पड़ेगा। ये क्लास 9th में भी इसका इस्तेमाल पड़ेगा, इसका यूज होगा, इसलिए इसको पढ़ाया जा रहा है। ठीक, इसीलिए इसको पढ़ाया जा रहा है। ये मत सोचिएगा कि टाइम पास हो रहा है। लेकिन क्यों? क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको अभी ये सब बेसिक टर्म्स क्लियर नहीं होगा और इनको क्लियर करना जरूरी है, तभी हम आगे चल के इस चैप्टर के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। चलिए हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग की इंट्रोडक्शन वाली क्लास है। तो सबसे पहली चीज होती है जो हम पढ़ते हैं, उसको बोला जाता है पॉइंट। क्या होती है? पॉइंट। जैसे आपसे पूछा जाए कि पॉइंट क्या है, तो आपने ये ऐसे बना दिया, कहा ये पॉइंट है। बिल्कुल सही, पॉइंट है ये। तो पॉइंट, क्या पॉइंट के बारे में पहले कहीं आप लोगों ने पढ़ा है? याद करिए, आपको याद आ रहा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पॉइंट पढ़ा है। तो पॉइंट क्या करता है कि किसी एक जगह की लोकेशन को बताता है, मतलब वो लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। पॉइंट क्या करता है? एक लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो वही चीज है ये पॉइंट। और दूसरी चीज पूछा जाए कि इसकी लेंथ कितनी होती है, ब्रेथ कितनी होती है, हाइट कितनी होती है, तो इसके पास कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद कुछ भी नहीं होता है, ना इसके पास लेंथ होती है, ना इसके पास ब्रेथ होती है, ना इसके पास हाइट होती है। तो इतनी चीजें आपको पॉइंट की याद रखनी है। पॉइंट इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सिंपल वर्ड्स में, पॉइंट इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायमेंशनलेस का मतलब क्या हुआ? इसके पास ना लेंथ हुई, ना ब्रेथ हुई, ना हाइट हुई। और पॉइंट क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लोकेशन। प्रेजेंटेशन ऑफ ए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लोकेशन। किसी एक जगह के बारे में पॉइंट हमको बताता है। जब हम बहुत सारे पॉइंट को एक साथ बना दें, देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत सारे पॉइंट को एक साथ बना रहा हूँ। जब मैं बहुत सारे पॉइंट्स को एक साथ बना रहा हूँ तो क्या ये कुछ एक लाइन जैसा नहीं बन जा रहा है? तो ये दूसरा चीज जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है वो क्या है? लाइन। दूसरी चीज जो इस चैप्टर में पढ़नी है वो क्या है? लाइन। तो लाइन को हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं दोनों साइड एरो लगा के। लाइन को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं दोनों साइड एरो लगा के। और एरो क्यों लगाते हैं? बात ये उठती है कि हम यहाँ पे भी एरो और यहाँ पे भी एरो क्यों लगा रहे हैं? इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम चाहें, अगर हमारा मन करे तो हम इस लाइन को इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में भी, और इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में भी इनफाइनाइट लेंथ के हम एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब हम इसको चाहे तो पूरा यहाँ तक ऐसे घसीटते चले जाए, वैसे ही इसको चाहे तो इधर भी पूरा ऐसे लेते चले जाएं। तो इसकी कोई लेंथ नहीं है, इनफाइनाइट लेंथ होती है। इसीलिए हम क्या करते हैं? एरो लगाते थे। इसका मतलब ये होता है कि दोनों तरफ आगे की तरफ बढ़ सकती है। तीसरी चीज जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है वो है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट कहां से आया? लाइन सेगमेंट जो है वो हमारा लाइन से ही आया है। एक मिनट, एक चीज और देखते हैं। जो लाइन है इसको नाम हमने दे दिया ए बी, और लाइन को रिप्रेजेंट करा जाता है ए बी के ऊपर ऐसे लाइन और उसके ऊपर दो एरो। ये हमारा तरीका होता है लाइन को रिप्रेजेंट करने का। ठीक, हम आ गए लाइन सेगमेंट पे। लाइन सेगमेंट क्या होता है कि जो हमारे पास जो लाइन होती है उसी का कुछ सेगमेंट उठा लेते हैं। अब जब किसी लाइन का ही कोई सेगमेंट उठा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको पता है कि हमने कितना सेगमेंट उठाया है। हमको पता है कि हमने कितना सेगमेंट उठाया है। तो इसीलिए कहा जाता है लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होती है वो हमको पता होती है। तो इसीलिए मान लीजिए हमने एक लाइन उठाई और उसको कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइन हमारी यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पे खत्म हो गई। अगर हम इसको भी ए बी से कहना चाहें तो उसको हम क्या कहेंगे? ए बी के ऊपर एक बार, यानी एक लाइन, यानी एक लाइन ऐसे बना दी, एक बार बना दी। तो इसका मतलब क्या हो कि इसकी लेंथ, इसकी डायमेंशन, इसका लेंथ हमको पता है। मान लीजिए इसकी लेंथ है 2 मीटर, हमको ये चीज पता है, लेकिन इसके बारे में हमको नहीं पता कि इसकी लेंथ कितनी है। पॉइंट हो गया, पॉइंट से बना लाइन, लाइन से बना लाइन सेगमेंट। अब एक चीज और आ रही है, वो है रे। क्या है? रे। अब सवाल उठता है कि रे क्या होती है? रे उसको बोलते हैं
कि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हमको पता है लेकिन वो खत्म कहाँ पे होगी वो हमको नहीं पता है। स्टार्टिंग पॉइंट को अक्सर हम लोग सोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोर्स। तो हमको इसका सोर्स पता है, ये कहाँ से शुरू होगी वो हमको पता है, लेकिन कहाँ खत्म होगी ये हमको नहीं पता। देखिए ये सोर्स है, इसको डॉट से शो किया। डॉट से शो का मतलब हुआ कि हमारा जो ये रे है ये यहाँ से ओरिजिनेट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक, इसका नाम हमने क्या दे दिया? ए बी। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए बी के ऊपर इस तरह से, ए बी के ऊपर इस तरह से। तो ये जो चार चीज़ें हैं इस चैप्टर में घूम घूम के आएंगी और ये हमको पता होना चाहिए। अक्सर लोग लाइन, सेगमेंट, रे और लाइन में कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें नहीं कंफ्यूज होना है। ठीक, ये तो हो गया बेसिक। थोड़ा सा और इसका बेसिक पढ़ा जाए तो होता है, ये देखिए लाइंस की बात तो हो गई, अब आते हैं हम लोग एंगल्स पे। और एंगल्स कौन से एंगल्स पे? जो आप अभी तक जानते हैं, जो आप लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। जैसे पहला एंगल की अगर हम बात करें तो वो होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल से पहले मैं आता हूं सिर्फ एंगल पर। एक्यूट एंगल से पहले हम लोग आते हैं पहले कहां पर? एंगल पे। तो एंगल क्या होता है? जब भी दो रेज आपस में एक जगह पे मिलती हैं, जब भी दो रेज आपस में एक जगह पे मिलती हैं, जब कहाँ पे मिलेंगी भैया? सोर्स पे ही मिलेंगी, क्योंकि जो एंड पॉइंट होता है वो तो हमको पता नहीं कहाँ पे जा रहा है। हमको क्या पता होता है? सिर्फ सोर्स पता होता है। तो मतलब क्या हुआ कि दो रेज जब अपने सोर्स पे मिलती हैं तो उसके बीच का जो कोण, जो डायमेंशन होता है, जो चीज़ होती है, उसको क्या बोला जाता है? एंगल बोला जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, एक रे मेरी ये गई और दूसरी रे मेरी ये गई, तो इसके बीच में ये जो बना इसी को कह देते हैं हम लोग एंगल। इसी को क्या कहते हैं? एंगल। इसको नाम दे देते हैं ओ ए और इसको नाम दे दिया ओ बी। तो ये बीच की जो चीज़ है इसको क्या बोला जाएगा? एंगल। एंगल को हमेशा हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप लोग प्रोटेक्टर से मेजर करते होंगे एंगल तो एंटी क्लॉकवाइज नापते हैं। मतलब अगर आपको ये यहाँ पे प्रोटेक्टर दिया जाएगा तो आप लोग इस तरफ से मेजर करना शुरू करते हैं, इस तरफ से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोग हमेशा एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल्स को हम लोग हमेशा क्या करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज ही मेजर करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? जिस तरफ घड़ी चल रही होती है उसका उल्टी डायरेक्शन बता दीजिए। घड़ी हमारी चल रही होती है इस डायरेक्शन में, तो इसको क्या बोला जाता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन जो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा वो इसका उल्टा, वो इसी का उल्टा। ठीक, तो एंगल्स, एंगल्स को हम हमेशा स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखते हैं, स्मॉल अल्फाबेट्स में। जैसे x हो गया या स्मॉल y हो गया, स्मॉल z हो गया। इस तरह से हम लोग एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। और कभी कभी ग्रीक लेटर्स में भी रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रीक लेटर्स का मतलब क्या हो गया? कभी कभी आप लोग देखेंगे कि लिखा होगा अल्फा, बीटा, गामा। तो इस तरह से भी हम एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंगल्स क्या होते हैं? जब दो रेज कहीं से ओरिजिनेट होके अलग अलग जा रही होती है तो इसके बीच का जो भी चीज़ होती है उसको क्या बोला जाता है? एंगल। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर, जो था हमारा एक्यूट एंगल। क्या आप में से किसी को पता है कि एक्यूट एंगल क्या होता है? आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा। क्या होता है एक्यूट एंगल? जब भी हमारा एंगल थीटा जो होता है हमारा, मान लीजिए हमने इसको क्या कहा? थीटा। तो थीटा जो है हमारा जब भी 0 से 60 डिग्री के बीच में होगा तो उसको क्या कहा जाता है? एक्यूट एंगल। उसको क्या कहा जाता है? एक्यूट एंगल। या 90 डिग्री भी हम कर सकते हैं, 90 डिग्री से कम हो तो भी इसको क्या कह देंगे? एक्यूट एंगल कह देंगे। दूसरा हमारा होता है राइट एंगल। क्या होता है? राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है कि जब दो रेस के बीच में एंगल हमारा बन रहा हो 90 डिग्री तो उसको क्या कहते हैं? राइट एंगल। तो उसको क्या कहेंगे? राइट एंगल। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो रेज ये हैं, ये यहाँ पे ओरिजिनेट हो रही ओ, इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी। वैसे ही इसको नाम दे दिया ओ, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया ए। तो ये जो एंगल हमारा बना इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको भी हम नाम देते हैं थीटा। तो थीटा हमारा क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। थीटा हमारा क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। एक्यूट एंगल में 0 से लेके 90 तक, मतलब 89 तक। और राइट एंगल में 90, एग्जैक्ट 90 अगर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? राइट एंगल। अब 90 से पहले का हमको पता है, 90 का पता है, तो 90 के बाद का भी तो पता होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि तीसरा वाला एंगल निकालेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल।
तीसरा वाला जो है OBTUSE, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल वो एंगल होता है जो 90 से बड़ा हो और 180 से कम हो, मतलब ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रे हमारे पास ये है और दूसरी रे हमारे पास ये है। मान लीजिए इसको O A कहा गया, इसको B कहा गया, तो ये वाला जो एंगल हमारा होगा इसी को कहा जाएगा थीटा, और थीटा यहाँ पे होता है हमारा लेस देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो गया? ऑब्ट्यूस एंगल। थर्ड तरीके का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। फोर्थ तरीके का जो होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल क्या होता है? तो स्ट्रेट एंगल वो होता है जब हमारे दो रेस के बीच का एंगल कितना हो? 180 डिग्री हो। मतलब मान लीजिए हमारे पास एक रेस ये यहाँ से यहाँ गई, इसको नाम दिया गया OA, और एक रे हमारी यहाँ से यहाँ गई जिसको नाम दिया गया OB। तो ये वाला जो एंगल हमारा थीटा बनेगा, ये थीटा कितना बनेगा? 180 डिग्री। तो इसी को क्या कहा जाता है? स्ट्रेट एंगल। देखिए दो एंगल हमारे पास अभी तक हम लोगों ने ऐसे पढ़े हैं जिसका वैल्यू एग्जैक्ट होना चाहिए। एग्जैक्ट का मतलब क्या हुआ कि राइट एंगल में 90 होना चाहिए और स्ट्रेट में 180 होना चाहिए। इसके बाद हमको और भी कुछ एंगल्स पढ़ने हैं, इसको भी देख लेते हैं। एक है हमारा रिफ्लेक्स एंगल, जो फिफ्थ वाला है हमारा वो है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, अब ये रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? देखिए जब भी हम लोग एंगल मेजर कर रहे होते हैं तो जब वो जहां से स्टार्ट किया और हम उसको नापते एंगल चले आ रहे हैं और वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएं, तो टोटल एंगल जो बनता है वो होता है 360। कितना होता है? 360। तो हमें 360 तक कितने एंगल किस किस तरह से हो सकते हैं उन्हीं का नाम पढ़ लें। हम लोगों ने 0 से स्टार्ट किया है, 180 तक आ चुके हैं, हमको 360 तक जाना है। देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई एक रे है जिसको हमने नाम दिया फिर से OA, और यहाँ पे भी एक, यहाँ O मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ OA, और इसको नाम दे दिया OB। तो ये जो एंगल हमारा बनेगा ये क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल। ये वाला जो एंगल हमारा थीटा बनेगा इसको क्या कहेंगे हम लोग? रिफ्लेक्स एंगल। जो ये रिफ्लेक्स एंगल होता है ये हमारा 180 से तो बड़ा होगा लेकिन 360 से छोटा होगा। ठीक, तो ये था हमारा फिफ्थ टाइप का। एक और बच रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल। जिसको हम लोग बोलेंगे क्या? कंप्लीट एंगल। देख लेते हैं कंप्लीट एंगल पे क्या होता है। देखिए सिक्स्थ वन है हमारा कंप्लीट एंगल, COMPLETE, कंप्लीट एंगल। जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे तो वहां पे एक टर्म आया था क्वाड्रेंट, याद होगा आप लोग को। क्या आया था? क्वाड्रेंट। तो सारे क्वाड्रेंट का अगर हम एंगल मिला दें तो कितना आ रहा है? 360 आएगा। मतलब जैसे हमने ये क्वाड्रेंट बनाया था, ये क्वाड्रेंट, तो ये 90 था, है ना, और ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। तो अगर हमने मेजर करना ये यहाँ A पॉइंट से शुरू किया और मेजर करते करते वापस A पे आ गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने कितना एंगल कवर किया? 360। हमने कितना एंगल कवर किया? 360। मतलब एक कंप्लीट साइकिल में कितने एंगल हो रहे हैं? 360। वही चीज यहाँ पे है कंप्लीट एंगल, कि एक बार कंप्लीट करने में हमको टोटल कितना टाइम लगता है। तो मान लीजिए हमारा एक रे है OA, क्या है? OA, और दूसरी रे जो है वो भी हमारी इसी पर ही है, मान लीजिए वो यहाँ तक है B। तो ये जो एंगल हमारा बनेगा पूरा, इसी को क्या कहा जाएगा? थीटा को, इसको क्या कहा जाएगा? 360 डिग्री बनेगा, और इस चीज को हम लोग कह देंगे कंप्लीट एंगल। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। टाइप्स ऑफ एंगल्स की बात चल रही है, और ये सारे के सारे एंगल्स आप लोग छोटी क्लास में पढ़ के आए हैं। छोटी क्लास का मतलब 6th, 7th और 8th में तो रहा ही होगा। यहाँ पे भी इसको जानना जरूरी है, क्योंकि अभी जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इन सब की जरूरत पड़ेगी कि किस एंगल को हमने कितना लिख दिया और क्यों लिखा, तो आंसर हमको यहीं से मिलेगा। तो इसलिए आपको इसको जानना जरूरी है। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। पहला क्या है? अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल क्या होता है? 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से कम हो। दूसरा क्या है? राइट एंगल। राइट एंगल क्या है? कि हमारा एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री का होना चाहिए। फिर हमने तीसरा पढ़ा ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या कहता है? कि एंगल हमारा 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो। इस तरह का एंगल हो गया।
फिर हमने पढ़ा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या हुआ कि जो दो रेज हैं उनके बीच का जो एंगल है वो हमारा एग्जैक्टली 180 डिग्री का होना चाहिए, तो वो हमने बना के दिखा दिया, इसको क्या बोल दिया, स्ट्रेट एंगल। उसके बाद हम लोग पढ़ा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या हुआ कि जो दो रेज हमारी मीट कर रही हैं उनका एंगल 180 से तो ज्यादा हो लेकिन 360 से कम हो, तो इस तरह का एंगल को हम लोग क्या कह दिया, रिफ्लेक्स एंगल। फिर क्या पढ़ा हमने, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब क्या होता है, तो एक तरह से ये सोच लीजिए कि आप जहां से एंगल मेजर करना शुरू किए वापस वहीं पे आकर मेजर करते करते, जहां से आपने एंगल मेजर करना शुरू किया आप मेजर करते 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 कहां तक आ गए, वहीं पर आ गए। तो इस तरह का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। वो कितना होता है, 360। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि अगर हम कहीं से मेजर करना शुरू कर रहे हैं और कंप्लीट एंगल मेजर कर ले गए हैं तो टोटल एंगल कितना हुआ, तो उसको क्या कहेंगे आप, 360 डिग्री। दो तरह के एंगल और होते हैं जो आपने अपने बचपन में भी पढ़े होंगे, उसके बाद ये हमारा इंट्रोडक्शन वाला क्लास लगभग खत्म हो जाएगा, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नाम दिया हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता है। क्यों, क्योंकि यहां पे दो एंगल्स होते हैं, दो एंगल्स। जब भी दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या कहा मैंने कि जब भी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एंगल x है और दूसरा एंगल y है और इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना है, 90 डिग्री। तो इस तरह के जो एंगल्स होंगे उनको क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। उसको कहने का तरीका भी थोड़ा अलग होता है। मतलब क्या हुआ कि x हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है किसका, y का, और y हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसका है, x का। क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 90 डिग्री। जैसे मैं आपको बना के दिखाऊं तो ये मान लीजिए इस तरह से है, OAB, ये एक लाइन खींच दी हमने, एक रे खींच दी। मान लीजिए ये एंगल है हमारा 31, तो ये एंगल हमारा कितना होगा, बता सकते हैं आप लोग। देखिए हमको ये पता है कि टोटल एंगल कितना है, एंगल AOB कितना है, 90 डिग्री है। एंगल AOB कितना है, 90 डिग्री। और हमको पता है कि एंगल AOC कितना है, 31 डिग्री। तो आप क्या एंगल COB निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। क्यों निकाल लेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। तो ये कितना आएगा हमारा, 59 डिग्री आएगा। तो इस तरह से हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल को भी हम लोग देख लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को हमारी आज की जो क्लास है समझ में आई होगी। आज हम लोगों ने कोई ऐसा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, आज हम लोग सिर्फ बेसिक एंगल्स देखे हैं, कितने तरह के एंगल्स होते हैं। अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं सारे एंगल्स के ऊपर एक एक दो दो क्वेश्चन करेंगे और अपना चैप्टर को भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों में शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हमारा वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।